दोस्तों एक नया वीडियो लेकर हम आ गए हैं। पिछले वीडियो में हमने ITR 1 के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात किया हुआ था। यहाँ पर फिर से हम एक ITR 1 का वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन यह वीडियो सिर्फ सैलराइड पर्सन के लिए ही एप्लीकेबल होगा और इन केस अगर आपको पेंशन इनकम है तो भी यह आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम इनकम टैक्स और PF सिर्फ ये दो टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। छोटे से लेकर बड़ा हर टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पर फ्यूचर में, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाते हैं और ITR 1 फाइल करने के लिए क्या प्रोसेस है उसका डेमो देखते हैं। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in यह वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके जरिए ही हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर लॉग इन हियर का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। यूजर आईडी में सबसे पहले आपको इंटर करना है अपना पैन नंबर, उसके बाद फिर पासवर्ड इंटर करना है और उसके बाद कैप्चा कोड इंटर करना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़े उससे पहले और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों इनकम डिटेल्स के लिए जो भी प्रूफ लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका डिटेल आपको पहले से ही जमा करके रखना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको पूरा डिटेल जमा करके रखना है ताकि डिटेल भरते समय आपको कुछ ढूंढना ना पड़े, सब कुछ एक जगह पर ही मिल जाए। जैसे कि हमारे केस में देखिए हमने फॉर्म नंबर 16 एनेक्शर 12 BA का फॉर्म, अदर सोर्स का और डिडक्शन वगैरह सब कुछ एक जगह पर हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है। अब जल्दी से हम इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, माय अकाउंट में जाना है, व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट चेक कर लेना है। इनकेस अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो क्या पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, वो आपको देख लेना है। पिछले वीडियो में हमने इसका पूरा स्टेप्स बताया हुआ है, इनकेस आपको नहीं पता तो वो वीडियो आप देख सकते हैं एक बार, क्योंकि उसमें हमने हर एक पॉइंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि हमारा जो डिटेल है TDS का वो अपडेट हो गया है, तो हम अब डैशबोर्ड पर फिर से जाएंगे और यहाँ पर हमें फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके अलावा भी ई फाइल में जाएंगे तो पहला ऑप्शन वही सेम ऑप्शन ही है, इनकम टैक्स रिटर्न, दोनों में सेम पेज ही आएगा। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर हमने क्लिक कर दिया और इस तरीके से हमें पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैन नंबर दिया गया है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ITR फॉर्म हमें ITR 1 सेलेक्ट करना है, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल और रिवाइज्ड, उसके बाद सबमिशन मोड यहाँ पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। नीचे दो बैंक अकाउंट दिए गए हैं जिसमें हमें रिफंड चाहिए, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नहीं करेंगे तो भी आगे चलकर हमें ITR में ऑप्शन मिलेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। आप चाहें तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, आई एग्री और कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इस तरीके से ITR 1 फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ITR 1 असेसमेंट ईयर 2020-21, उसके बाद ITR 1 सहज। उसके नीचे यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी दिया गया है, इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। हम मान के चलते हैं कि आप एलिजिबल हैं ITR 1 फाइल करने के लिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टैब्स दिए गए हैं, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, तो एक एक करके हम सबको भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास है नहीं। उसके बाद हम पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, इसको हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ए, तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे पैन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपको अपना पूरा डिटेल चेक कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस आपको ठीक से चेक कर लेना, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन अगर करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो इसके जरिए ही करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, या पेंशनर हैं, या तो अदर मतलब प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में स्टेट गवर्नमेंट है तो हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो यहाँ पर पहले से ही सिलेक्टेड है 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट।
तो अगर समय से पहले हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो कि नवंबर तक का ड्यू डेट है अभी फिलहाल, हो सकता है फ्यूचर में एक्सटेंड हो, लेकिन अभी नवंबर तक का डेट है, तो नवंबर से पहले अगर कर रहे हैं तो 139(1) ही आएगा। ड्यू डेट के बाद अगर करेंगे तो 139(4) आ जाएगा। तो हमारे केस में हम समय से पहले ही कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं। उसके बाद अब नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन आ गए हैं अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट ये जल्दी से बता देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेक्शन 139(1) के 7वें प्रोविजन की वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है। अब सेक्शन 139(1) के 7वें प्रोविजन में क्या है, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि आप अगर एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तब तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कंडीशन है कि अगर आप फॉरेन ट्रेवल करते हैं और 2 लाख से ज्यादा का आपका एक्सपेंसेस हुआ है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। उसके अलावा इनकेस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। तो इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल होता है तो आपको इसे यस कर देना है, और यस करने के बाद आपके लिए कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है भरने के लिए। अब सीधा हम सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स, ये टैब है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अदरवाइज ये देखिए लेफ्ट राइट जो बना हुआ है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो हम राइट वाले पर क्लिक कर देंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स का हमें यहाँ पर टैब खुल गया है। दोस्तों इस टैब में हमें अपने इनकम का डिटेल इंटर करना पड़ता है। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इन सब का डिटेल हमें इंटर करना पड़ता है। हाउस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ था। इनकेस आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आगे आते हैं इस टॉपिक पर। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में हम आ गए हैं। पार्ट बी में ग्रॉस टोटल इनकम है। B1 में सबसे पहले हमें सैलरी का डिटेल इंटर करना पड़ेगा। तो सैलरी का डिटेल हमें फॉर्म 16 से मिल जाएगा, सैलरी स्लिप से मिल जाएगा। तो हमने डिटेल ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। आई होप कि आपने भी बनाकर रखा हुआ होगा। नहीं बनाया हुआ तो आप पहले बना लीजिए। तो इस तरीके से हमने डिटेल बनाकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) कितना अमाउंट है, 7,50,000, वो हमें इंटर करना है ITR में। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) होता क्या है। दोस्तों इनकेस आपको सैलरी नहीं, अगर पेंशन मिला तो भी आपको पेंशन का अमाउंट यहाँ पर ही इंटर करना है। वैसे तो पेंशन के लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको पेंशन मिलता है, पेंशन दिखाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ही दिखाना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में क्या क्या आता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको एनेक्सर दिखा देता हूँ। ये है एनेक्सर जो कि फॉर्म 16 के साथ मिलता है। तो इसमें बताया गया है कि सैलरी जो कि 17(1) का है उसमें क्या क्या आता है। तो देखिए सैलरी, वेजेस, पे, बेसिक सैलरी, पेंशन, बोनस, एडवांस, पार्ट टाइम सैलरी, कमीशन, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, या दूसरा कोई भी अलावेंस हो, कोई भी अलावेंस वाला नेचर है तो वो सेक्शन 17 वाले बॉक्स में ही आएगा। ये सब कुछ ऐड हो जाएंगे पहले। देखिए हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ तब 7,50,000 आया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर 750 हमने लिखा हुआ है, तो उसमें सब कुछ ऐड हुआ है। इसमें सैलरी भी है, नॉर्मल सैलरी, बेसिक सैलरी, फिर बोनस भी है, इसमें कमीशन भी है। कमीशन देखिए जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट का टर्म हो वो कमीशन आएगा। जैसे कि हम कहीं पर काम कर रहे हैं लेकिन वो हमें सैलरी नहीं कमीशन दे रहा, तो वो कमीशन डिफरेंट हो गया। फिर डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, तो सबको हमने जोड़ दिया तब जाके हमारा 7,50,000 रुपया आया है। तो ये जो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं और सबका लमसम अमाउंट यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स है एज पर सेक्शन 17(2). तो हमारे केस में परक्विजिट भी है
तो ये हमने डेमो बनाया हुआ है, इसीलिए हमारे पास परक्विजिट भी हमने इंटर किया हुआ है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। जिसे परक्विजिट मिलता है अंडर सेक्शन 17(2) उसे फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलता है, जैसे कि हमारे केस में मिला हुआ है। तो हम पहले अमाउंट इंटर कर देते हैं ITR में। वैल्यू ऑफ परक्विजिट 50,000। अब वैल्यू ऑफ परक्विजिट मतलब परक्विजिट होता क्या है वो भी आप जान लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फॉर्म नंबर 12 BA में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। अकोमोडेशन मिल रहा है कंपनी की तरफ से, कार मिल रहा है मतलब घर मिल रहा है, कार मिल रहा है, स्वीपर, गार्डनर या वॉचमैन मिल रहा है कंपनी की तरफ से, पर्सनल अटेंडेंट मिल रहा है, गैस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तरफ से मिल रहा है, हॉलीडे एक्सपेंसेस मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री एजुकेशन, गिफ्ट, क्लब एक्सपेंसेस। तो ये सब है परक्विजिट जो कि हमें कंपनी की तरफ से मिलता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी परक्विजिट, जो भी लाभ आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है उस पर भी टैक्स लगेगा, तो उसको भी आप इनकम में ऐड करिए। तो इसको ही हम सेक्शन 17(2) में एज अ परक्विजिट दिखाते हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी होता है एज पर सेक्शन 17(3). हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हमने सैलरी और वैल्यू ऑफ परक्विजिट दोनों इंटर कर दिया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ अलावेंस ऐसे होते हैं जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं कुछ हद तक अंडर सेक्शन 10A। तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। तो इन केस अगर कोई भी अलावेंस आपके लिए एग्जेम्प्ट है तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। दोस्तों ध्यान देना, अलावेंस पहले आपको ऐड करना पड़ता है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एनेक्चर में सबसे पहले हमने बहुत सारे अलावेंस को ऐड किया हुआ है। ये पार्ट है हमारी सैलरी का, तब जाके 7.5 लाख रुपया आया है जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब उन अलावेंस में से कुछ अलावेंस एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलावेंस है हमारे केस में, इसको कैलकुलेट किया गया है। कैसे कैलकुलेट करना है अगर आपको जानना है तो हम इससे रिलेटेड वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद 39,800 आया है। टोटल हाउस रेंट अलावेंस कितना था? 55,000, लेकिन 55 में से 39,800 एग्जेम्प्ट है। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस भी है जो कि 15,000 था, उसमें से 2,400 एग्जेम्प्ट है। तो ये दोनों अमाउंट हम मेंशन कर देंगे इनकम टैक्स रिटर्न में। यहां पर हम जाएंगे सेक्शन 10(13A) अलावेंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, और यहां पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे 39,800। और उसके बाद हम ऐड करेंगे क्योंकि एक और अलावेंस है जो कि एग्जेम्प्ट है, इसको हम सेक्शन 10(14) में ले लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2,400। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलावेंस हमारे केस में था। आपके केस में अगर और डिफरेंट कोई है तो आप ऐड कर सकते हैं और उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेट सैलरी आ गया 757,800। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें दिखाई दे रहा है 50,000 का, जो कि डायरेक्टली आपको मिल जाता है, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ता है और ये सब के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इंटरटेनमेंट अलावेंस है। ये अलावेंस सबके लिए नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही होता है। हमारा असेसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे केस में। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर इंटर कर देंगे। आपके केस में अगर डिडक्ट हुआ है प्रोफेशनल टैक्स तो ही आपको मेंशन करना है। 2,500 का हमने यहाँ पर कर दिया क्योंकि हमारे केस में है। अब इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हो गया 7,05,300 रुपीज़। सैलरी का डिटेल इंटर करने के बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाता है। हाउस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपने पहले ITR 1 के वीडियो में। इनकेस आपको हाउस प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा जानना है, जैसे रेंटल इनकम आपको आ रहा है या होम लोन है तो उसको कैसे दिखाना है, तो आप हमारा ITR 1 का पहला वीडियो देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनकेस सैलराइड पर्सन है और उसका खुद का घर है और उस पर होम लोन भी है, तो उस होम लोन का बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है ITR 1 में, उसका एक जल्दी से हम डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल है। तो जो भी इंस्टॉलमेंट आपने पूरे साल भर में पे किया हुआ है होम लोन के लिए, उसका जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसे आपको यहाँ पर दिखा देना है। जो भी इंस्टॉलमेंट हम पे कर सकते हैं उसके 2 पोर्शन होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए हमने पूरे साल भर में 2,70,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ है होम लोन,
तो इसके दो पोर्शन होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल हमने 80,000 पे किया हुआ है, और एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट 1,90,000 पे किया हुआ है। तो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसे हमें दिखाना है यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में। जो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल का बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें इंटर कर देना है इस तरीके से। और जो प्रिंसिपल अमाउंट बचता है उसे हमें सेक्शन 80C में दिखाना होता है, जहां पर LIC, ट्यूशन फीस वगैरह हम दिखाते हैं, तो इसको भी उसके साथ जोड़ के हम दिखा सकते हैं वहां पर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि होम लोन का इंस्टॉलमेंट जो पे करते हैं उसका आपको बेनिफिट किस तरीके से लेना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इनकेस आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट किया हुआ है तो मैक्सिमम आप 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते हैं। जब आप यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट दिखाते हैं तो इतने का छूट आपको मिल जाता है आपकी टोटल इनकम पर, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऊपर सैलरी 7,05,300 था, आपने जब इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया होम लोन का तो 1,90,000 आपकी सैलरी इनकम से माइनस हो गया। देखिए अब इनकम कितना दिखाई दे रहा है, 5,15,300, तो टैक्स आपको कम आएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पर होम लोन लिया हुआ है तो आप इस तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लेंगे। उसके नीचे हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पर डिटेल्स आप फीड कर सकते हैं, हम यहाँ पर फीड नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कवर कर लिया हुआ पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ सैलरी और अदर सोर्स का इनकम कवर करेंगे। अब नीचे आएंगे तो B3 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, यहाँ पर हम नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करेंगे। सेविंग अकाउंट है और उससे इंटरेस्ट आ रहा है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान देना है अगर मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स है तो उन सब सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंडिविजुअल पर्टिकुलर बैंक का आप यहाँ पर इंटर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे केस में अदर सोर्स में जाएंगे तो सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है 1680 रुपये, तो इसको हम इंटर कर देते हैं 1680। उसके बाद हम नीचे यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे क्योंकि और इंटरेस्ट हमारे केस में है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इस पर हम क्लिक करेंगे। बैंक में आपने FD कराया हुआ है, पोस्ट ऑफिस में FD कराया हुआ है या RD अकाउंट ओपन कराया हुआ है या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है तो उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आपको यहाँ पर दिखाना है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका अमाउंट मेंशन करना है। अगर एक से ज़्यादा FD है और या तो RD है या तो दूसरे डिपॉजिट हैं तो सबका इंटरेस्ट जोड़कर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। हमारे केस में 18,690 रुपये, 18,690, तो ये हमने इंटर कर दिया। तो यहाँ पर हमने अदर सोर्स का भी डिटेल इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें डिडक्शन इंटर करना पड़ेगा। डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो भी हमने किया हुआ है, पेमेंट, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, वो सब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80C से। दोस्तों ध्यान देना है, इस बार इन्वेस्टमेंट का जो डिटेल हम फीड करेंगे उसमें थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ सकता है। इन केस आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो पेमेंट या डिडक्शन या डिपॉजिट है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में किया हुआ है, तब आपको एडिशनली दिखाना पड़ेगा कि कौन सा डिडक्शन है या कौन सा पेमेंट है जो आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में किया हुआ है, तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ आप अपने दिमाग में ठीक से बिठा लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट या पेमेंट हमने किए हैं और वो अगर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड है तभी आपको इस ITR में दिखाना है, मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 के ITR में दिखाना है। अदरवाइज यहाँ पर नहीं दिखाना है। अगर वो इस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड ही नहीं है तब आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर अब हम डिडक्शन इंटर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 80C से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ये देखिए, ये जो कॉलम है यहाँ पर उन पेमेंट का जिक्र है जो कि मार्च 2020 से पहले किए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे भी पेमेंट है जो कि अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 के बीच में किए गए हैं, लेकिन ये रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से। तो अब इसको कैसे दिखाना है ITR में वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट
इसका कैलकुलेट कर लेना है। देखिए सेक्शन 80C में टोटल अमाउंट 1,23,000 आ रहा है जो कि मार्च के पहले का है, और अप्रैल से लेकर जून के बीच में 29,800 है। तो टोटल हो गया 152,800। तो हमें टोटल अमाउंट इंटर कर देना है 152,800। यहाँ पर हमें बाइफरकेट नहीं करना है कि हमने मार्च से पहले क्या किया है और अप्रैल से लेकर जून के बीच में क्या किया। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड है, जो कि सेक्शन 80C में आता है, पूरा का पूरा अमाउंट आपको इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे बहुत सारे डिडक्शन है, आपके लिए अगर एप्लीकेबल होते हैं तो आप इसको फीड करते जाइए। ध्यान देना टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद हमारे केस में सेक्शन 80D एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बॉक्सेस में हम कुछ इंटर नहीं कर सकते क्योंकि नया एक शेड्यूल ही आ गया है, नया एक यहाँ पर टैब ही आ गया है सेक्शन 80D का। तो यहाँ पर हम डिटेल इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। शेड्यूल 80D में आएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, एक तो हमारे और हमारी फैमिली के लिए और एक पेरेंट्स के लिए। दोस्तों ध्यान देना है, सेक्शन 80D के तहत जो पेरेंट्स होते हैं वो फैमिली का पार्ट नहीं होते हैं। फैमिली का मतलब होता है हम, वाइफ और बच्चे, ठीक है। पेरेंट्स के लिए इसीलिए अलग से ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप या आपकी फैमिली मेंबर में से कोई सीनियर सिटीजन है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स। तो यहाँ पर आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है फैमिली मेंबर में, तो हम नो कर देंगे। जब नो करेंगे तो ऊपर वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे हेल्थ इंश्योरेंस का 22,600। उसी तरीके से पेरेंट्स के बारे में भी यहाँ पूछा जाता है कि क्या पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस आप पेरेंट्स के लिए क्लेम ही नहीं कर रहे हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। जैसे ही हमने अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दिया, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, और ये ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स वाले हेड में चले जाएगा जहाँ पर सेक्शन 80D है। ये देखिए डिडक्शन में जब हम जाएंगे ऊपर, ये देखिए सेक्शन 80D का यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई दूसरा डिडक्शन है आपके केस में तो आप इंटर कर सकते हैं। हमारे केस में सेक्शन 80E है, हायर एजुकेशन पर लोन लिया गया है तो उस पर हमने ब्याज दिया हुआ है, तो वो अमाउंट हम इंटर कर देंगे। ये अमाउंट है 86,800। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो सेक्शन 80 TTA का भी हमें ऑप्शन दिखाई देता है। इनकेस आप अगर सीनियर सिटीजन है तो सेक्शन 80 TTB का ऑप्शन दिखाई देगा। जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हमने दिखाया था उसका यहाँ पर छूट हमें मिल जाता है। तो टोटल डिडक्शन हो गया है 2,61,80। अब हमने यहाँ पर जो अमाउंट इंटर किया हुआ है वो टोटल अमाउंट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से जुड़ा हुआ है। अब इसको बाइफरकेट भी करना है, तो मैं अब डायरेक्टली इसको पहले बाइफरकेट भी कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बाइफरकेट करने के लिए आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। दोस्तों इन केस आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड कोई भी डिपॉजिट, पेमेंट या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में, तब आपको यहाँ पर यस करना है। अदरवाइज अगर आपने कोई भी पेमेंट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में नहीं किया हुआ है तब तो आपको नो कर देना है और आपको आगे कोई फॉर्म भी नहीं भरना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। हमने किया हुआ है इसलिए हम यस पर क्लिक कर देंगे। अब हम ऊपर जाएंगे, शेड्यूल DI है। अब शेड्यूल DI में आएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है। एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 पार्ट सी, जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स टैब में पार्ट सी था, डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, उसमें जो भी डिटेल हमने इंटर किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब ये शेड्यूल पूछ रहा है कि इन सब में से आपने कितना अमाउंट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में किया हुआ है, तो अब इसे हमें बताना है। तो अब हम चार्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1,52,000 टोटल ATC था जो कि हमने दिखाया। तो इस 1,52,000 में से 29,800 रुपया हमने 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में किया हुआ था पेमेंट, तो इसको हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। 29,800 रुपया हमने 1 अप्रैल के बाद और 30 जून के बीच में किया हुआ है। उसी तरीके से सेक्शन 80D का भी पेमेंट हमने पूरा का पूरा 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में किया हुआ है, तो इसको भी हम मेंशन कर देंगे 22,600 रुपया, ठीक है। तो ये जब हम इंटर करेंगे तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सा अमाउंट कब जमा किया गया है। अब इंटरेस्ट है सेक्शन 80E का, तो सेक्शन 80E का इंटरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा मार्च के पहले हुआ है,
तो इसको हमें यहाँ पर इंटर नहीं करना है। और सेक्शन 80 TTA यहाँ पर नहीं आया है क्योंकि सेक्शन 80 TTA में कोई पेमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, वो तो बैंक का इंटरेस्ट जो मिला था उसका डिडक्शन ऑटोमेटिकली हमें मिल गया। टोटल डिडक्शन था 2,59,400, जिसमें से 52,400 रुपये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको इंटर करना है। फिर से जाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में, एक बार सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर लेते हैं। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन वगैरह सब कुछ हमारा हो गया है डिटेल। अब नीचे जाना है तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का ऑप्शन दिखाई देता है। कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है आपके केस में तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे मेंशन कर सकते हैं, हमारे केस में नहीं है। अब कंप्यूटेशन हो गया है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 10,000 का टैक्स आ रहा था लेकिन रीबेट मिल गया हमें। क्यों मिल गया रीबेट? क्योंकि हमारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है। ठीक है, 5 लाख से अगर इनकम ज़्यादा होगा तो रीबेट नहीं मिलेगा सेक्शन 87A का, इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी अब हमारे केस में नहीं आ रहा है। तो सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर लेना है एक बार और फिर ऊपर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टैक्स डिटेल का टैब है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका अगर कोई भी TDS वगैरह कट हुआ है तो वो यहाँ पर ही दिखाई देगा। हमारे केस में यहाँ पर TDS डिडक्ट हुआ है 32,500 रुपए के आसपास। तो पूरा डिटेल आ रहा है, इसको आपको वेरीफाई कर लेना है कि क्या TDS का डिटेल सही है। 26AS से भी वेरीफाई कर लेना है, फॉर्म नंबर 16 से भी वेरीफाई कर लेना है। तो सैलराइड पर्सन को यहाँ पर ही दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे सीनियर सिटीजन को मिलता है या नॉर्मल पर्सन को मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिल रहा है और उस पर अगर TDS डिडक्ट होता है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमारे केस में है नहीं। उसके अलावा इनकेस आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दिया हुआ है, टेनेंट आपका TDS डिडक्ट करता है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। TCS का डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है, एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो वो डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा ऑटोमेटिकली। इनकेस नहीं दिखाई दे रहा है तो आप चालान का डिटेल मैन्युअली इंटर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर जो भी डिटेल दिखाई दे रहा है या आप इंटर कर रहे हैं उसको आप 10 बार वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये जो डिटेल यहाँ पर होता है वो आपका टैक्स लायबिलिटी कम करता है या तो आपको रिफंड दिलाता है। यहाँ पर कुछ गलती हुई तो रिफंड आपका कम आएगा या तो आपको डिमांड नोटिस भी आ सकता है। तो हमारे केस में यहाँ पर सब कुछ सही है। हम अब जाएंगे दूसरे वाले टैब में, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल एडवांस टैक्स 0, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 0, टोटल TDS क्लेम इतना आ गया। उसके बाद टोटल टैक्स पेड इतना आ रहा है। कोई अमाउंट हमारे केस में पेबल नहीं है तो रिफंड हमें आ रहा है 32,480 रुपीज़। नीचे बैंक का डिटेल दिया गया है। आप कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको रिफंड चाहिए और ऐड करना चाहते हैं बैंक या इन दोनों में से कोई डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे केस में 2 है और वो भी हमने सेलेक्ट कर लिया किसमें हमें रिफंड चाहिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन पार्ट है, नेम, फादर नेम, सेल्फ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस का नाम इंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर जाना है। फिर से शेड्यूल DI हमने ऑलरेडी जान लिया हुआ है। वैसे ही सेक्शन 80D अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लिया हुआ है तब ये आपके लिए एप्लीकेबल है, नहीं लिया हुआ है तब आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दोनों में करना तो पड़ेगा क्योंकि एरर दिखाता अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल 80G आ गया डोनेशन से रिलेटेड। उसके बाद शेड्यूल 80GGA है, अगर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी डोनेशन आप करते हैं तो उसका क्लेम आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने हर टैब में अपना डिटेल फीड कर लिया हुआ है। आप हर डिटेल को फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। आपका डिटेल अगर बिल्कुल सही है तो आपको क्लिक करना है प्रीव्यू एंड सबमिट पर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है और पूरा चेक कर लेना है। और आपके डिटेल में अगर कोई समस्या है, कुछ गलत हुआ है तो आपको फिर से ऊपर जाना है और यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अगर आपका डिटेल पूरी तरीके से सही है, वेरीफाई करने के बाद आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही भरा हुआ है, तब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि हम किस तरीके से ITR 1 फॉर्म भर सकते हैं सैलराइड पर्सन के लिए, और अगर अदर सोर्स का इनकम है तो उसे कैसे दिखा सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस बार ITR 1 में, तो उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आपको भी ITR भरते समय उन सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।